हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल के वंशागति के नियमों को जानेंगे। तो मेंडल के वंशागति के नियमों को जानने से पहले हमें यह जानना है कि ये वंशागति क्या है। तो वंशागति का परिभाषा दिया जाता है वो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है उसी को वंशागति कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। और वंशागति का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। Genetics is a branch of science that deals with the study of inheritance। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर है। इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स दो टर्म हैं, दोनों टर्म्स के बारे में पहले समझेंगे। इनहेरिटेंस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना, यह प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। और वंशागति का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। और उस अनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। उन्हीं मेंडल के वंशागति के नियमों को हमें समझना है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने का कारण यह है कि उन्होंने आनुवंशिकता से संबंधित अनेकों प्रयोग किए हैं, अनेकों सिद्धांत दिया है। थोड़ा सा मैं मेंडल के बारे में आपको बताऊं कि मेंडल साहब का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में 1822 में 1822 में मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। और मेंडल साहब मटर के पौधे पर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसन सेटिवम है, उद्यान मटर, गार्डन पीबीस को कहा गया है, इस पाइसन सेटिवम पे मेंडल साहब ने 1856 से लेकर और 1863 तक, कितने दिनों तक बाबू? 1856 से 1863 तक, ध्यान दीजिएगा। 1856 से 1863 तक 7 वर्ष, 7 ईयर्स, 7 वर्ष कंटिन्यूअस प्रयोग किए मटर के पौधे पर। और उसके बाद अनेकों रिजल्ट वहाँ से उन्होंने देखा, अनेकों परिणाम उनको वहाँ से देखने को मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है वो कि 7 वर्षों तक प्रयोग करने के बावजूद इन्होंने जो परिणाम ज्ञात किया वह परिणाम प्रकाशित नहीं हो सका। वह 1900 तक, सन 1900 तक इनके जो प्रयोग थे वह प्रयोग हाईलाइटेड नहीं थे। सन 1900 तक इनका प्रयोग दबा रहा, इनके प्रयोग को प्रकाशित नहीं किया गया। फिर सन 1901 में, सन 1901 में ह्यूगो डिब्रीज और इनके साथ साथ कई अन्य वैज्ञानिक, जिसमें मैं आपको नाम बता दूं, एक शेरमार्क थे, शेरमार्क के बाद अन्य भी वैज्ञानिक हैं, क्यूरेंस हैं, नहीं कोरेंस हैं। कोरेंस के बाद यही 3 लोग मुख्य रूप से, ह्यूगो डिब्रीज, शेरमार्क और कोरेंस। ये लोग अलग अलग पौधों पर प्रयोग किए और प्रयोगों के बाद यह परिणाम देखे कि इनके परिणाम मैच करते हैं मेंडल के प्रयोग से। तो इन्होंने अपने परिणामों के आधार पर सिद्ध किया कि मेंडल साहब का जो भी स्टेटमेंट है, जो भी प्रयोग है, वो सर्वमान्य है। और 1901 में
सन 1901 में इन लोगों के प्रयोगों के बाद मेंडल का जो जितना भी शोध पत्र था वह सब प्रकाशित किया गया फ्लोरा के खंड नवासी के, ध्यान दीजिएगा, कहाँ प्रकाशित किया गया? फ्लोरा के खंड नवासी के भाग 369 में 369 में इसको प्रकाशित किया गया। याद रखिएगा, मेंडल साहब 1856 से लेकर 1863 तक 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किए और प्रयोग करने के बावजूद उन्हें जो परिणाम मिला उसको सिद्धांतों के रूप में प्रकाशित नहीं किया गया। कब तक? सन 1900 तक। सन 1900 तक दुर्भाग्यवश मेंडल साहब का जो प्रयोग था वह प्रकाश में नहीं आया, लेकिन 1901 में ह्यूगो डिब्रिज, शेरमार्क और कोरेंज जैसे वैज्ञानिकों ने अलग अलग पौधे पर प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद यह पाया कि मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट है उससे मिलते जुलते प्रयोग हैं ये, और उसके आधार पर मेंडल के जितने सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को माना गया, अपनाया गया और 1901 में प्रकाशित किया गया मेंडल के सिद्धांत को फ्लोरा के खंड नवासी के भाग 369 में। और यहाँ से आपको बताना था कि मेंडल के वंशागति का जो नियम है, इस वंशागति के नियम से संबंधित एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार कई सालों में पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? वाई मेंडल चूज पाइजम सेटिवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? यह प्रश्न जो है बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और इसके बारे में मैं 4-5 रीजन आपको बता रहा हूं कि क्या कारण था मटर के पौधे को चयन करने का। सबसे पहला कारण था वो मटर के पौधे के चयन का कि मटर में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? अपोजिट कैरेक्टर, विपरीत लक्षण। विपरीत लक्षण का मतलब है कि कोई प्लांट लंबा है, कोई प्लांट बौना है, किसी प्लांट के फ्लावर का कलर कुछ और है तो दूसरे प्लांट के फ्लावर का कलर कुछ और है। फिर जो सीड है उन सीड का आकार अलग अलग है, सीड का कलर अलग अलग है। जो फूल उसके लग रहे हैं वह फूल अलग अलग प्रकार से लग रहा है, कोई फूल लीफ के पास लग रहा है, कोई स्टेम में लग रहा है, उनका पोजीशन अलग अलग है, फूल लगने का पोजीशन अलग है। ऐसे ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ज़्यादा पाए जाने के कारण सबसे पहला जो रीजन था मेंडल के मटर के पौधे के चयन करने का वो यही रीजन था बाबू कि मटर के पौधे में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ज़्यादा थे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बाद मटर जो है वह एक एनुअल प्लांट है, 1 वर्षीय पौधा है। एक बार पौधा तैयार होगा, तैयार होने के बाद उसमें फल लगेंगे और फल लगने के बाद पौधा नष्ट हो जाएगा। 1 वर्षीय पौधा है, इसका लाइफ स्पेन 3 से 4 महीने का है। 3 से 4 महीना में एक फसल तैयार हो जाएगा इसका। इसके कई पीढ़ियों को अध्ययन करना आसान है क्योंकि कम समय में यह जीवन काल अपना पूरा कर लेता है। पहला कारण बताएंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का, दूसरा बताएंगे इसका लाइफ स्पेन कम है, 3 से 4 महीने का लाइफ स्पेन है, तो इसके अनेकों पीढ़ियों को अध्ययन कर पाना आसान है। 1 वर्षीय पौधा है, एक बार पौधा तैयार होता है, फल तैयार होता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है पौधा। अगला कारण याद रखिएगा कि मटर के पौधे को बहुत कम स्थान पर उगाया जा सकता है। बहुत कम स्थान पर मटर के पौधे को उगाया जा सकता है। यह भी एक कारण था मटर के पौधों को अपने प्रयोग के लिए चयन करने का। फिर आपको जानना होता है कि यह जो है इनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। मटर के पौधे का जो फूल होता है वह द्विलिंगी होता है, यानी उसमें मेल वाला भी पार्ट अवेलेबल होता है फ्लावर में और फीमेल पार्ट भी अवेलेबल होता है।
अगला चीज, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है हमेशा, अधिकांश परिस्थितियों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसके वजह से इनके जो जीन होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं, समयुग्मजी होते हैं। स्वपरागण होने की वजह से, सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से जो मटर के पौधे हैं, उन मटर के पौधों में होमोजाइगस जीन बनते हैं, एक प्रकार के जीन बनते हैं, और यह भी एक कारण था मटर के पौधे को चयन करने का। अगला कारण यह था कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन बड़ी आसानी से कराया जा सकता था। मैं बताऊंगा अभी आपको क्रॉस कराने के लिए क्या क्या किया गया, वो समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन उसमें आसान था, इसलिए भी उसका चयन किया गया। तो इस तरह से कुछ कारण हैं मटर के पौधे को चयन करने का, वो आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर आप इतना समझ रहे हैं तो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा मेंडल साहब अपना प्रयोग पहली बार किए थे, वो कौन सा प्रयोग था, क्या था, कैसे था, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, ये भी जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक संकर क्रॉस क्या है। देखिएगा, द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, किसी एक विपरीत लक्षण के बीच जो संकरण कराया जाता है, उसी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक विपरीत लक्षण का मतलब है कि अगर एक टाल प्लांट है तो उस टाल प्लांट का एक ड्वार्फ प्लांट के साथ हम क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम ध्यान में रख रहे हैं, लंबाई का कैरेक्टर, पौधा लंबा है कि बौना है, और वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो वही क्रॉस जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ध्यान दीजिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हम डिफिनेशन लिखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन between one contrasting character एक विपरीत लक्षण मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, किसी भी एक विपरीत लक्षण के बीच अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो वह जो क्रॉस होता है बाबू, वह मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किस प्रकार से, किस प्रोसेस से हाइब्रिडेशन कराए थे मेंडल साहब, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, यह आपको पढ़ाया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि एक लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि पहले पीढ़ी में सभी के सभी पौधे लंबे मिल रहे हैं, ये आपको सिखाया गया। लेकिन आपको वो प्रक्रिया मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्रॉस कराया गया। तो क्रॉस किस तरह से कराया गया, हाइब्रिडेशन का प्रोसेस क्या था, वो मैं बताना चाहता हूं। देखिएगा, संकरण विधि मैं समझाना चाहता हूं आपको कि किस तरह हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, चाहे हाइब्रिडाइजेशन मेथड, जैसे हम ऐसा थोड़ी कि कैपिटल टी स्मॉल टी लिख के क्रॉस करा दिए तो यही क्रॉस हो जाएगा। बोर्ड पे क्रॉस होगा क्या?
क्रॉस तो पौधों पर कराना है, और किस तरह से वहां क्रॉस कराया गया मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। तो जो संकरण की विधि थी उसमें सबसे पहला प्रोसेस जो था बाबू वह इमैस्कुलेशन का था। अब ये इमैस्कुलेशन क्या है मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर का, वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्विलिंगी पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो उसमें से हटा दिया जाए, उसमें से काट के अलग कर दिया जाए, उस प्रक्रिया को इमैस्कुलेशन कहा जाता है। सर्वप्रथम मेंडल साहब ने जितने ड्वार्फ पौधे थे, ध्यान दीजिएगा बाबू, ड्वार्फ पौधे, ड्वार्फ का मतलब है बौने पौधे, बौने पौधों का, ध्यान दीजिएगा, बौने पौधों का जो फ्लावर वाला पोर्शन है, थोड़ा सा मैं बना दूं यहां पे, ये समझने के लिए पर्याप्त है आपके लिए इतना। ये देखिए, ये इसका मेल वाला पार्ट होता है, ये मेल वाला पार्ट है स्टामेन, मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, और ये फीमेल वाला पार्ट है। इमैस्कुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि मेल वाला जो हिस्सा है, मेल वाले हिस्से को तोड़ के, काट के, चाहे जैसे भी फ्लावर से अलग कर दिया गया, क्योंकि अगर ये आ रहेगा तो यह इस पर परागण कर सकता है। यह जब इसी का परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा तो स्वपरागण होगा। हम क्रॉस कैसे करा पाएंगे? हम चाहते हैं कि इस पुष्प पे किसी दूसरे पुष्प का परागकण आकर गिरे, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पुष्प के जो अपने पराग हैं उन परागों को उससे अलग करेंगे। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया था, तो उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जितने ड्वार्फ प्लांट लिए गए उन ड्वार्फ प्लांट का पहले इमैस्कुलेशन किया गया। इमैस्कुलेशन में क्या हुआ, जो पुष्प थे उन पुष्प के जो पराग कण है उन पराग कणों को वहां से अलग किया गया। जो स्टामेन है, स्टामेन वाला पोर्शन काट के हटा दिया गया। अब उस पुष्प में केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अवेलेबल रहा, मेल रिप्रोडक्टिव वाला पोर्शन वहां से हटा दिया गया। और किसी भी पुष्प से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटाने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहा गया है। संकरण कराने की विधि क्या थी बाबू, वो समझिए। संकरण कराने की विधि में सबसे पहले क्या किया गया, जो ड्वार्फ पौधे थे उन ड्वार्फ पौधों का इमैस्कुलेशन कराया गया। और इस इमैस्कुलेशन कराते समय जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टामेन वाला, उस स्टामेन को काट कर हटा दिया गया। और इमैस्कुलेशन कराने के बाद अब जो प्लांट बचे हैं, जो फ्लावर बचे हैं, उन फ्लावर में केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। और उसके बाद जो टाल प्लांट थे, टाल प्लांट के देखिएगा, इमैस्कुलेशन किसका हुआ है, ड्वार्फ प्लांट का। टाल प्लांट का पोलन ग्रेन लिया गया और टाल प्लांट के पोलन ग्रेन को ब्रश की सहायता से टाल प्लांट का पोलन ग्रेन कलेक्ट किया गया। और उस टाल प्लांट के पोलन ग्रेन को जो इमैस्कुलेटेड, यानी ऐसा बौना पौधा जिसका परागकण हटाया जा चुका था, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे यानी स्टामेन पर परागण कराया गया। और परागण कराने के बाद फिर से कोई दूसरा परागकण वहां न पहुंचे, उसके बाद उसको क्या किया गया, कपड़े से कवर कर दिया गया, ढक दिया गया, ताकि केवल अब वही परागकण उसके जाके एक सेल से फर्टिलाइज हो और केवल उस तरह का कैरेक्टर हमको प्राप्त हो। तो संकरण की विधि में 3 चीजें याद रखते हैं। पहला चीज, इमैस्कुलेशन कराया गया ड्वार्फ प्लांट का, और इमैस्कुलेशन कराने के बाद टाल प्लांट के पोलन ग्रेन्स को लाकर यहां परागण कराया गया। और तीसरा स्टेप याद रखिएगा, कवर्ड बाई क्लॉथ्स, कवर्ड बाई क्लॉथ्स, फूल को कपड़ों से ढक दिया गया ताकि कोई अन्य परागकण उस पर परागण न करे। क्लियर है? यह था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कराया गया, उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाबू।
जो कैपिटल टी स्मॉल टी से हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं 10th में, वह सिर्फ हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़े कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तव में प्रक्रिया में क्या कराया गया वो ये चीज है। अब इतना समझने के बाद हम उस प्रक्रिया को उसका रिप्रेजेंटेशन समझें कि वास्तव में इस क्रॉस को कराने से हुआ क्या। देखिए वो क्या किया गया, टाल प्लांट लिया गया और टाल प्लांट में भी याद रखिएगा उसका परागकण लिया गया था। क्या लिया गया था? परागकण, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिया गया था। तो टाल प्लांट था वो कौन सा वाला था? मेल वाला था। मेल वाला टाल प्लांट था जिसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल टी से दिया गया। मैं आपको बताया था कि जो पी प्लांट होते हैं उसमें होमोजाइगस जीन पाए जाते हैं, तो होमोजाइगस को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जो ड्वार्फ प्लांट हमने लिया था वो भी प्रयोग में, वह ड्वार्फ प्लांट, वह बौना पौधा, यह है लंबा पौधा और यह है बौना पौधा। इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल टी से दिया जाता है। और याद रखिएगा यह कौन सा वाला पोर्शन इसका यूज किया गया था? फीमेल वाला। बौने पौधे का फीमेल वाला पार्ट लिया गया है और टाल प्लांट का मेल वाला पार्ट लिया गया है। और क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने का तरीका सीखिएगा। जब भी दो जीन एक साथ होंगे तो किसी एक जीन को लीजिए और बारी बारी से इसके दोनों जीन से क्रॉस करा दीजिए। जैसे इसके पहले से क्रॉस करा रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी का क्रॉस इसके दूसरे से कराइए, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे वाले को लीजिए और बारी बारी से दोनों से क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां ये जो प्लांट मिल रहे हैं यह सभी के सभी प्लांट को हम F1 जनरेशन बोलते हैं। कौन सा जनरेशन? F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। और प्रथम पीढ़ी में जितने पौधे मिल रहे थे सभी के सभी लंबे पौधे मिल रहे थे। ध्यान दीजिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब भी आपको समझना है तो यह समझना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेल वाला पार्ट लिया गया टाल प्लांट का और फीमेल वाला पार्ट लिया गया ड्वार्फ प्लांट का, और क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि पहली पीढ़ी में जितने पौधे हो रहे थे सभी के सभी लंबे पौधे हो रहे थे। और सभी के सभी जब लंबे पौधे हो रहे थे तो यहां पर इसी प्रयोग से मेंडल ने अपने प्रभाविता का नियम दिया। और मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में कहा कि जब कभी संततियों का निर्माण होता है तो उस समय नर जनक और मादा जनक दोनों से कैरेक्टर आते हैं। नर या फिर मादा में जिसका कैरेक्टर प्रभावी होता है वह लक्षण अगले पीढ़ी में दिखाई देता है, और इसे ही प्रभाविता का नियम कहा गया है। टाल प्लांट का क्रॉस कराया गया ड्वार्फ प्लांट से तो देखा गया कि सभी के पौधे लंबे हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें टाल प्लांट में और ड्वार्फ प्लांट में डोमिनेंट कौन है? टाल प्लांट। टाल प्लांट जो है वो प्रभावी है, इसीलिए उसी का लक्षण जो है कि अगले पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। इसी पर उन्होंने आधारित बना दिया प्रभाविता का नियम। यहां देखिएगा इस प्रयोग में जो फर्स्ट जनरेशन में पौधे बने थे उन फर्स्ट जनरेशन से उन्होंने सोचा कि आखिर ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है कहां, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेंडल साहब ने इसका स्व क्रॉस कराया, सेल्फ क्रॉस कराया। थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, ये तो F1 जनरेशन तक की कहानी है। F1 जनरेशन में जब उन्होंने देखा कि सभी टाल प्लांट मिल रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया। वो एक शब्द है सेल्फ क्रॉस, इसको थोड़ा जानेंगे। सेल्फ क्रॉस को बोलते हैं स्व क्रॉस। स्व क्रॉस क्या होता है देखिएगा,
एक ही जेनरेशन के जीवों का, एक ही पीढ़ी के जीवों का आपस में क्रॉस जो होता है वह स्वक्रॉस होता है। जैसे अभी आप देख रहे थे कि F1 पीढ़ी के जो प्लांट्स बन रहे थे वो कैपिटल T स्मॉल t से रिप्रेजेंट किए जा रहे थे। यह भी F1 जनरेशन का प्लांट है और यह भी F1 जनरेशन का ही प्लांट है, और F1 जनरेशन के प्लांट का उसी जनरेशन के प्लांट से क्रॉस कराया जाता है। तो देखिए किस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। देखिएगा, जब F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि 75% पौधे जो बन रहे थे वह लंबा पौधा हो रहा था, लेकिन 25% केसेस में जो पौधे बन रहे थे वह ड्वार्फ बन रहे थे, बौना पौधा बन रहा था सब। मेंडल साहब जब सेल्फ क्रॉस कराए F1 जनरेशन का तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स बन रहे थे उन प्लांट्स में 75% प्लांट्स ऐसे थे जो टाल थे, और फिर 25% जो प्लांट्स बने थे वह ड्वार्फ प्लांट बन रहे थे। यहां से एक चीज पूछा जाता है परीक्षाओं में बाबू, फिनोटाइप रेशियो, एक शब्द है फिनोटाइप, फिनोटाइप अनुपात, कि व्हाट वाज द फिनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या था? तो फिनोटाइप रेशियो का मतलब होता है जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, जो लक्षण दिखाई दे रहा है बाबू उसको फिनोटाइप बोलते हैं। और फिनोटाइप में देखिएगा टाल कैरेक्टर था और ड्वार्फ का कैरेक्टर था, इसी का रेशियो हम निकाल दे रहे हैं। तो टाल का रेशियो कितना है बाबू? 3 और ड्वार्फ है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि फिनोटाइप रेशियो में यह देखा गया कि जो 75% पौधे टाल हो रहे हैं और 25% पौधे जो है कि ड्वार्फ हो रहे हैं, तो टालनेस का ड्वार्फनेस के साथ रेशियो देखा जाए तो रेशियो क्या बनेगा? 3:1। 3:1 में जो है कि वह पाया गया फिनोटाइप रेशियो। और फिर पूछा जाता है कि व्हाट वाज द जीनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि जीनोटाइप रेशियो क्या था। तो देखिएगा, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस और जीनोटाइप का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ जीन। जीन का कंपोजिशन किस तरह का है वह हमको समझना है। तो देखिएगा, जीनोटाइप रेशियो में हम दिखाएंगे कि कैपिटल टी तरह का जीन था, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी तरह का जीन था, और फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी तरह का जीन था। और कैपिटल टी कितना बन रहा था? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा था 2, और स्मॉल टी बन रहा था 1। तो यह हो जाता है जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो पूछा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो टाल रेशियो ड्वार्फ 3:1, और जीनोटाइप रेशियो पूछा जाए तो हम बताएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का रेशियो 1:2:1 होता है। दिस इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद हमें जानना होता है, एक टर्म है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल शब्द यहां से आता है एक चीज, इसी में मोनोहाइब्रिड में ही रेसिप्रोकल क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस, कि व्युत्क्रम क्रॉस क्या है वो? थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, पीछे चलिए। आप वहां भी आपको मैं बताया कि जो बौना पौधा था उसका फीमेल वाला पार्ट लिए थे, और जो टाल प्लांट था उसका मेल वाला पार्ट लिए थे। अब इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी मेल वाला पार्ट लिया जाए बौने पौधे का और फीमेल वाला पार्ट लिया जाए लंबे पौधे का, तो उस समय जो क्रॉस हो जाएगा उसी क्रॉस को क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल क्रॉस। और रेसिप्रोकल क्रॉस जब मेंडल साहब कराए तो उन्होंने देखा कि परिणाम में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आता है, यानी कि कैरेक्टर जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कैरेक्टर मेल में है कि फीमेल में है, वह
वह उसके इनहेरिटेंस पर डिपेंड कर रहा है कि इनहेरिटेंस उसका कैसे होना है, वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, उससे मतलब है। वो मेल में है फीमेल में, इससे मतलब नहीं है। क्लियर है? धन्यवाद।